अध्याय 6 सौंदर्य। किसी ने कोई आवाज नहीं की। समूह ने जल्दी से एक दूसरे को देखा। झांग चेंगलिंग को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे गु जियांग और झोउ जिशु के चारों ओर चक्कर लगाया। गु जियांग ने आह भरी, क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने हमेशा से अच्छे कर्म नहीं किए हैं और निश्चित रूप से जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुसीबतें मुझ पर आ पड़ी। भाई झोउ, मैं एक कमजोर युवती हूँ जिस पर पहले कभी इतने लोगों ने हमला नहीं किया। मैं बहुत डरी हुई हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। यह आखिरी वाक्य वाकई लोगों को डरा सकता है। झोउ जिशु को ठीक से सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे गु जियांग परेशान दिख रहा था, जबकि लड़की ने अपना सबसे अच्छा पोकर चेहरा बनाया। फिर वो उसे घृणा से देखने लगी। इस प्यार भरी कोमल घूरने की प्रतियोगिता के दौरान हत्यारों के समूह को कुछ हद तक असहज महसूस हुआ। ये स्पष्ट नहीं था कि दूसरों को आगे बढ़ने का आदेश किसने दिया था, लेकिन कुछ ही समय में एक जाल जैसी संरचना बन गई, जिसने दोनों को अंदर कैद कर लिया। तभी गु जियांग ने एक नर्म आह कहा, चेहरा सख्त दिलचस्पी जगाते हुए। नाजुक दिखावा छोड़ दिया गया था। उसने झोउ जिशु को अनदेखा किया, एक छोटा खंजर निकाला, आने वाले हमले का सामना करने के लिए तैयार। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा था, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसे एहसास हुआ कि यह गठन काफी कठिन था। 14 दुश्मन थे, और जबकि यह संभव था कि उनमें से सभी उसके लिए मुकाबला नहीं कर सकते थे, कुल मिलाकर उन्होंने सभी पक्षों पर लगातार दबाव बनाया था, जिससे स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही थी। लड़ते हुए उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही गठन ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया, जिससे सभी भागने के रास्ते बंद हो गए। गु जियांग के मन में संदेह पनपने लगा, क्योंकि वह झोउ जिशु के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वे एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। झोउ जिशु की निगाहें गहरी हो गईं। उसने बिना पलक झपकाए अपने दुश्मनों को देखा और गु जियांग से कहा, मैंने उन्हें कम आंका है। गु जियांग पहले तो इसे समझ नहीं पाई। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। क्या ये संरचना है? झोउ जिशु ने उत्तर दिया, मैंने पहले कभी इसका सामना नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दूर और व्यापक दो का गठन नामक एक मौजूद है। इसकी संरचना हमेशा बदलती रहती है और अच्छी तरह से समन्वित होती है। हर व्यक्ति के अंतर को दूसरों द्वारा लगभग तुरंत और बेदाग तरीके से भरा जा सकता है, जिससे एक अवरोध बनता है जिसके माध्यम से कुछ भी भेद नहीं सकता है। गु जियांग चिल्लाया जब झोउ जिशु ने अपने नंगे हाथों से उसकी ओर आ रही ब्लेड को रोका और उसे दूर फेंक दिया। तो अब हम क्या करें? झोउ जिशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से केंद्रित थीं। अचानक वो ऊपर उड़ गया और वेदी को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करके खुद को हवा में और ऊपर उछाला। पूरी प्रक्रिया के दौरान धूल भरी मेज हिली तक नहीं। 3 नकाबपोश आदमी तुरंत उसके पीछे चले गए, तलवारों से हर रास्ता रोक दिया, लेकिन झोउ जिशु अप्रत्याशित रूप से पीछे की ओर बढ़ गया, बुद्ध की मूर्ति तक पहुंचने के लिए मछली की तरह उनकी सुरक्षा को चीरता हुआ। उसने शोर मचाया और अज्ञात शक्ति से अपने हाथों से मूर्ति को आगे बढ़ाया और बुदबुदाया, बुद्ध दया करो और इस बार मेरी मदद करो। पत्थर की मूर्ति पूरी ताकत से नकाबपोश लोगों पर टूट पड़ी। गु जियांग तुरंत उसके रास्ते से हटने के लिए नीचे झुकी। उसे लगा कि हवा उसके बालों को छू रही है। झोउ जिशु के पीछे हवा में चल रहे तीनों लोग इतने तेज नहीं थे। उन्हें इस प्रतिशोध की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका सामना करना ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि बचने या सहायता लेने का कोई रास्ता नहीं था, और स्वाभाविक रूप से वे पीछे हट गए, जिससे संरचना में एक बड़ा छेद बन गया। गु जियांग ने हंसते हुए कहा, दिलचस्प है। उसने इस गति को व्यर्थ नहीं जाने दिया और हाथ हिलाने के साथ ही उसकी आस्तीन के अंदर से एक तीर निकल आया। जो व्यक्ति उसके सामने था, उसे अपने चेहरे से हमले का सामना करना पड़ा और वे बिना किसी आवाज के पीछे हट गए। बचे हुए लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। गु जियांग की जानलेवा प्रवृत्ति फिर से प्रकट हुई और उसने बिना किसी परवाह के उन पर हमला करना शुरू कर दिया। झोउ जिशु ने इस हरकत से अपनी सारी ताकत खो दी थी। उसके अभी तक ठीक न हुए अंग अब अस्थायी रूप से सुन्न हो गए थे। वह अपनी ताकत का बखान करने की इच्छा के बिना धूप की मेज पर शांति से बैठा था। गु जियांग को काफी देर बाद इस बात का एहसास हुआ। वह उसकी ओर मुड़ी और आरोप लगाते हुए बोली, झोउ जू, तुम क्या कर रहे हो? झोउ जिशु ने बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया, छोटी बहन गु, मैं सिर्फ एक कमजोर भिखारी हूँ जिस पर पहले कभी इतने लोगों ने हमला नहीं किया है। मैं बहुत डर गया हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। गु जियांग के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसका चाकू किसी की छाती में इस कदर घुस गया था कि वह पसलियों में इतना धंस गया था कि उसे निकाला नहीं जा सकता था। गु जियांग लचीली थी, लेकिन लंबी लड़ाई में वह पर्याप्त सहनशील नहीं थी। हथियार खोने के बाद वह उन्मत्त हो गई। 3 कदम पीछे हट गई,
खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। झो जिशु आराम करने के लिए पर्याप्त समय के बाद तुरंत लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। उसने उन सभी को एक मुस्कान के साथ देखा, कुछ छोटे पत्थर उठाए, उसने उनसे खेला और फिर अचानक एक के माथे पर गोली मार दी ताकि लड़की पर छिपकर हमला कर सके। यह अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके कदमों में कोई संरचना नहीं है। उन्होंने उसी समय उसे कुछ निर्देश दिए। वह बिजली की तरह तेज था। किसी के हुआंतियाओ पॉइंट 3 पर एक और पत्थर फेंकता था ताकि वे संतुलन खो दे और आगे की ओर लड़खड़ाएं, सुविधाजनक रूप से गुजियान के पैरों के नीचे। उसने सहज रूप से अपना पैर उठाया। उसके जूते के नीचे एक परावर्तक प्रकाश चमक रहा था जिससे एक छोटा सा ब्लेड दिखाई दिया, जिसका इस्तेमाल व्यक्ति के गले में वार करने के लिए किया गया था। झो जिशु ने इत्मीनान से कहा, नींव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके चरण बिना जड़ों के हैं चार और आप बिना किसी आधार के आगे बढ़ते हैं, तो आप किसी स्थिति में खुद को पूरी तरह से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। गु जियांग एक चतुर महिला थी। उसने तलवार से बचने के लिए अपनी पीठ को झुकाया और दुश्मन के पैर पर लात मारी। नारी को रोकने के लिए उनके आगे गिरने का फायदा उठाते हुए उसने बाद में उनका हथियार छीन लिया और उनके बाहुई पॉइंट 5 पर हमला करके उन्हें हमेशा के लिए मार डाला। एक और पत्थर उनके जियांजिंग पॉइंट 6 पर मारा गया जबकि वे हमला करने के बीच में थे, जिससे उनका ऊपरी शरीर अकड़ गया और गिर गया। गु जियांग ने भिखारी को स्पष्ट रूप से शिकायत करते हुए सुना, अच्छा नहीं, अभी भी अच्छा नहीं। संरचना टूट गई है लेकिन ये जोखिम लेने का बहाना नहीं है। चीजों को कम आंकना बंद करो। उन शब्दों पर उसके पैरों की हरकतों से बनी कमल की आकृति और अधिक जीवंत और लचीली हो गई। उसने एक और को चकमा दिया, जिसने सहज रूप से तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़कर अपनी रणनीति बदल दी, जिससे एक कमजोर जगह उजागर हो गई जिसका गु जियांग फायदा उठा सकता था। उसने आसानी से दो और को नीचे गिरा दिया। कुछ ही देर में लाशें जमीन पर बिखर गईं। बाकी नकाबपोश लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो ये ठीक नहीं होगा। झो जिशु ने भौहें सिकुड़ी। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान करने वाले थे। वह लड़के को इस ताइहू होल्डिंग्स या कहीं और ले जाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन वह रास्ते में हमलावरों की संभावित भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह उन्हें इस बार जाने देता है तो वे बस यात्रा के दौरान बाद में वापस आ जाएंगे। अस्पष्ट पहचान वाले ये हत्यारे, जिन्होंने लड़के के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मिटाने की कोशिश की, पृथ्वी के असली दरिंदे थे। एक क्षणिक हरकत ने गु जियांग को चक्कर में डाल दिया। जो व्यक्ति अभी टेबल पर बैठा था वह अब मंदिर के दरवाजे पर था। उसके सबसे नजदीक नकाबपोश व्यक्ति को बस थोड़ा सा पीछे हटने का समय मिला, इससे पहले कि उनका कंधा चटकने की आवाज के साथ उखड़ जाता। झो जिशु ने अपना हाथ उनके गले के चारों ओर रखा था। उसे सबसे कोमल हरकत के साथ घुमाया। उसके पैर की नोक ने उसी समय पीड़ित के गिरे हुए हथियार को उठा लिया। उसके पीले चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसमें दुनिया की सारी शैतानी ऊर्जा समाई हुई थी। गु जियांग जो कुछ हो रहा था उसे समझ नहीं पा रही थी, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हत्यारे समूह के सभी बचे हुए लोग लाश बन चुके थे। वह आश्चर्य में पलकें झपकाने लगी। इस फटेहाल आदमी की बकवास बेकार थी, लेकिन युद्ध में उसका निष्पादन सबसे साफ सुथरा और क्रूर था जो उसने कभी देखा था। ये वास्तव में किसी को भी आश्चर्यचकित कर देता है कि वह कौन था। झो जिशु वास्तव में उतना प्रभावशाली ढंग से पकड़ नहीं बना पा रहा था जितना उसने सोचा था। उसके पैर जेली की तरह थे। शरीर को फिर से जमीन पर छूने के बाद से ही संभलने का पर्याप्त समय नहीं मिला। सब कुछ खत्म करने के बाद उसमें थोड़ी सी हरकत हुई, लेकिन वह गु जियांग को ये पता नहीं चलने देना चाहता था। अपनी ताकत के अनुसार कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चलना पंख की तरह हल्का लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह दयनीय स्थिति में था और किसी ऐसी चीज को खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था जो उसे सहारा दे सके। अचानक पीछे से एक जोड़ी हाथ अचानक प्रकट हुए और उसे मजबूती से सहारा दिया। झो जिशु चौंक गया। उसे इस व्यक्ति के पास आने का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सौभाग्य से वह व्यक्ति केवल मदद करना चाहता था, उसका कोई और उद्देश्य नहीं था। गु जियांग की आंखें चमक उठी और वह बोली, मास्टर। झो जिशु ने राहत की सांस ली और सीधा हो गया। उसके पीछे वाला व्यक्ति वही ग्रे रंग का आदमी था जिसे उसने शराबखाने में देखा था। वह 30 साल का लग रहा था। उसका चेहरा निस्संदेह सुंदर था, हालांकि उसकी घूरती निगाहें ज्यादातर लोगों को परेशान कर देती थीं। वे तीव्र आंखें अभी झो जिशु पर टिकी थीं, निर्लजता से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके चेहरे पर छिपे मुखौटे के नीचे क्या है उसे उजागर करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। झो जिशु खांसते हुए बोला, धन्यवाद वेन केक्सिंग। उस आदमी ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर स्पष्ट संदेह था।
उसने अपनी आंखें झोल जिशु की गर्दन और हाथों पर टिका दी। संदेह और भी गहरा हो गया। हालांकि झोल जिशु उस आदमी के इरादे को नहीं भांप पाया, लेकिन उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। वह अपने हुनर को किसी से भी बेहतर जानता था। अगर वह इस साधारण वेश में विफल हो जाता तो वह सालों पहले एक मिशन के दौरान मारा जाता। शुक्रिया भाई वेन, उसने शांति से कहा। काफी देर बाद उस आदमी ने अपनी नजरें हटा ली और सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। उसके बाद वह मंदिर में चला गया। गू जियांग लाशों को लात मारकर दूर कर रही थी, अपने मालिक के लिए घास से एक सीट बना रही थी। वेन केक्सिंग ने एक बार फिर झोल जिशु की ओर देखा। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, उसने कहा, ताकि बाद में उसे गलतफहमी न हो जाए कि क्या हुआ था। झोल जिशु ने तुरंत पहचान लिया कि गू जियांग को यह अजीबोगरीब रवैया कहाँ से मिला। वह बैठ गया और ध्यान करने लगा। करीब 2 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वेन केक्सिंग दीवार पर टिका हुआ है, पैर क्रॉस करके, अभी भी उसे ध्यान से देख रहा है। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? भाई वेन, मेरा अध्ययन क्यों करते रहते हैं? वेन केक्सिंग ने सीधे चेहरे से पूछा, क्या आपने कोई भेष धारण कर रखा है? झोल जिशु तनाव में आ गया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरे ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और दबी हुई आवाज में बुदबुदाया, कितना अजीब है। सच में बहुत अजीब है। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि आपने मास्क पहना है या नहीं। मुझे पक्का भी नहीं पता कि आपने मास्क नहीं पहना है या नहीं। उसने अपनी थोड़ी को रगड़ा, अनिश्चितता से बोला, मैं पहले कभी गलत नहीं हुआ। जिस क्षण मैंने तुम्हारी तितली जैसी हड्डी देखी, मुझे पता चल गया कि तुम बहुत सुंदर हो। झोल जिशु को उस उत्तर के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया जा सकता था। वेन केक्सिंग ने सिर हिलाकर खुद को पुष्टि की। इस बार मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हूँ, बेशक आपने भेष पहना हुआ है। झोल जिशु भी इस उत्तर के लिए तैयार नहीं हो सकता था। वेन केक्सिंग ने उसे घूरना बंद नहीं किया और काफी देर बाद हार मान ली। हालांकि मैं तुम पर ऐसा कुछ भी नहीं देख सकता जो इस बात का संकेत दे। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। तुम कितने अच्छे हो कि मैं तुम्हारी चालें नहीं देख पाया। क्या तुम जैसा कोई सच में मौजूद है? ये वास्तव में असंभव है। गू जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, मास्टर, याद है पिछली बार जब आपने मुझे बताया था कि एक कसाई सिर्फ उसकी पीठ देखकर सुंदर होता है? वेन केक्सिंग की आवाज नर्म पड़ गई। वह कसाई हो सकता है, लेकिन उसकी वो पानीदार चमकती आंखें उसके आकर्षण का सबूत थीं। लोग कभी भी हीरो की पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करते। ये बात कसाई पर भी क्यों लागू नहीं हो सकती? लेकिन तुम्हारे जैसे असभ्य बच्चे को क्या पता? गू जियांग ने आह भरी, आंखें नम चमक रही थीं। वह जम्हाई लेने से रो रहा था और इसके अलावा उसकी नाक बड़ी थी, उसका मुंह बड़ा था, उसका सिर बड़ा था, उसके कान। वेन केक्सिंग की आवाज में बहस के लिए कोई जगह नहीं थी। गू जियांग, तुम बहुत अंधे हो। झोल जिशु के पास झांग चेंगलिंग का हालचाल जानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फुटनोट: इस स्थिति में वन एक्साउंड जॉन्ग का प्रयोग किसी व्यक्ति को विभिन्न स्तर की परिचितता के साथ संबोधित करने के लिए किया जाता है। 2 मूल रूप से बहुआंग लियुहे 8 बंजर भूमि और 6 घटक बहुआंग लियुहे। बहुआंग चीन से परे अत्यंत दूरस्थ क्षेत्रों को संदर्भित करता है। लियुहे का अर्थ है 6 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, मूल रूप से ब्रह्मांड में सब कुछ। 3 कूल्हे के जोड़ के पास एक्यूपंक्चर बिंदु। 4 झोल जिशु ने 5 हॉर्न का उल्लेख किया। चीनी दर्शन में 5 चरण, लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु, जल और 5 चेन, 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और शरीर। 5 सिर के ऊपरी मध्य भाग में एक्यूपंक्चर बिंदु। 6 कंधों के सबसे ऊंचे स्थान पर एक्यूपंक्चर बिंदु। अनुवादक के नोट्स: आने वाले दिसंबर का जश्न मनाने के लिए आज एक और अपडेट। मैं एक्शन दृश्यों के साथ अच्छा नहीं हूँ, इसलिए उम्मीद है कि यह अध्याय अभी भी पढ़ने योग्य है। साथ ही अब जब सभी मुख्य पात्रों को ठीक से पेश किया गया है, तो मुझे आशा है कि आप उनकी यात्रा के लिए तत्पर हैं। अध्याय 7: प्रस्थान। जब झोल जिशु ने झांग चेंगलिंग को बेहोश कर दिया, तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं लड़का बहुत सारे बुरे विचारों को न पाल ले। उसे शांत करना जरूरी था। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, इसलिए लड़का अजीब वेन केक्सिंग के आने के कुछ ही देर बाद जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली, छत को घूरते हुए, जैसे कि उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। कल तक वह अभी भी झांग का युवा गुरु था, जिसे बहुत से लोग लाड़ प्यार करते थे। तब भी जब उसके शिक्षक ने उससे कहा था कि वह बिल्कुल बेवकूफ़ और बेकार है। तब भी जब उसका मार्शल आर्ट शिक्षक मन ही मन निराश था कि वह सिर्फ खराब मिट्टी है जो दीवारों पर प्लास्टर करने में असमर्थ है। उसका जीवन खुश और संतुष्ट था।
वह लोगों से अपने कपड़े बनवाता था और खाना खिलाता था। वह जहाँ भी जाता था, नौकर उसके पीछे पीछे चलते थे, उसकी सेवा करते थे, भले ही वह देर रात तक पढ़ाई करता रहता था। वे दिन भर उसकी चापलूसी करते रहते थे, और जब झांग चेंगलिंग को अपनी कीमत पता थी, तब भी वह कभी कभी झूठी तारीफों का लुत्फ उठाने से नहीं रुका। 14 साल तक उसका जीवन ऐसे ही विशेषाधिकारों के साथ बीता। फिर एक ही रात में उसने सब कुछ खो दिया। उसका घर खत्म हो चुका था, उसके माता पिता और सभी रिश्तेदार और दोस्त मारे जा चुके थे, उसकी दुनिया उलट पुलट हो चुकी थी। वह डरा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। झो जिशु एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को सांत्वना देने से ज्यादा पादना जानता था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। झांग चेंगलिंग के चेहरे पर सिर्फ एक खाली नजर थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वेन केक्सिंग को गु जियांग से पूछते हुए सुना, ये छोटी सी चीज कौन है? कहा जाता है कि वह झांग युसेन का बेटा है। वेन केक्सिंग ने उदास चेहरे से सिर हिलाया, जैसे झांग युसेन का नाम उसके लिए धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने फिर से बात की, मैंने सुना है कि झांग परिवार इतना गरीब था कि उनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं था। झांग युसेन का बेटा इस तरह कैसे खत्म हो गया? क्या वह पर्याप्त चांदी लाए बिना भाग गया था या वह खो गया था? गु जियांग ने अपनी आवाज धीमी कर दी, उसने हमें जो बताया उसके अनुसार किसी ने सभी झांगों की हत्या कर दी है। इस खबर ने अब तक पूरे शहर को हिलाकर रख दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कहीं मौज मस्ती करते हुए इसके बारे में नहीं सुना होगा। वेन केक्सिंग ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया, कोई आश्चर्य नहीं कि वहां इतनी सारी लाशें थीं। वह झो जिशु का आकलन करने के लिए मुड़ा, तो वह यहाँ क्या कर रहा है? उसने गु जियांग से पूछा। लड़की ने उपहास किया, उस भिखारी ने अपना नाम झो जू बताया। उसने खुद को 2 चांदी के सिक्कों के लिए एक मरे हुए आदमी को बेच दिया, इसलिए अब उसे लड़के को ताइहू के पास ले जाना पड़ा। वेन केक्सिंग की आंखें चौड़ी हो गईं, पूरी तरह से गंभीर चेहरे के साथ आंतरिक रूप से कुछ का मूल्यांकन कर रहे थे। उन्होंने बाद में गु जियांग से कहा, अब मुझे और भी यकीन हो गया है कि वह एक सुंदर व्यक्ति है, केवल सुंदर लोग ही इतने मूर्ख हो सकते हैं। गु जियांग ने अज्ञानता का सहारा लिया, वह अपने मालिक की हरकतों से बहुत अभ्यस्त थी। झो जिशु ने भी यही किया क्योंकि उसे अभी तक इस आदमी की क्षमता का पूरी तरह से आकलन नहीं हुआ था। वह रोते हुए झांग चेंगलिंग की ओर देखने लगा, कुछ हद तक परेशान महसूस कर रहा था और चाहता था कि छोटा अब रुक जाए। उसने अपने पैर की उंगलियों से उसे धक्का दिया, खांसते हुए, युवा मास्टर झांग, अगर तुम आराम कर चुके हो तो अपने आप को संभालो। हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, तुम्हारे बाद और भी लोग होंगे जो अपना काम खत्म कर देंगे। यह अंकल झो को सौंपा गया है, इसलिए कम से कम वह तुम्हें ताइहू के पास सुरक्षित और स्वस्थ ले जाएगा। झांग चेंगलिंग की नजरें इधर उधर देखने लगी। जैसे ही वे रुकी, उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और एक गेंद की तरह सिकुड़कर रोने लगा। झो जिशु को लगा कि लड़के के रोने से उसके सिर में दर्द होने लगा है। उसने खुद से कहा कि उसे डांटना जरूरी है, लेकिन ऐसा करने का उसका दिल नहीं था। बच्चों को दिलासा देना भी उसकी खूबी नहीं थी, इसलिए चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प था। फिर अचानक वह उठकर बैठ गया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। वह बस बुद्ध की मूर्ति की स्थिति की जांच करना चाहता था और शायद उसे मूल स्थान पर पुनर्स्थापित करना चाहता था, क्योंकि उसका पिछला कार्य काफी अपमानजनक लग रहा था और अगर वह अधिक पुण्य प्राप्त करना चाहता था तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। झो जिशु को उम्मीद नहीं थी कि झांग चेंगलिंग, जिसने उस समय यह मान लिया था कि बुजुर्ग उसे छोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ेगा, उसके टखनों को पकड़ते हुए चिल्लाएगा, अंकल झो, कृपया मत करो, कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं। वह इस तरह रोते हुए बहुत दयनीय लग रहा था। भले ही वे विशुद्ध संयोग से एक दूसरे से मिले थे, लेकिन छोटे के पास झो जिशु के अलावा भरोसा करने के लिए कोई और नहीं था। बाद वाला उसका उद्धार करता था, एक जीवित बुद्ध। झो जिशु ने भाव शून्यता से उसकी ओर देखा, उसकी आवाज नीरस थी, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि एक सच्चे आदमी के घुटनों के नीचे सोना होता है? कुछ क्षणों तक अचंभित रहने के बाद, उन शब्दों की बदौलत झांग चेंगलिंग को आखिरकार कुछ समझ में आया। उसने अपनी आस्तीन से आंसू और नाक से निकलने वाले बलगम को पूरी ताकत से पोंछा। आकाश, पृथ्वी, राजा, परिवार और शिक्षक 5 को सम्मान देना स्वाभाविक बात है। 6 आपने मुझे बचाया है अंकल झो, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनने देंगे? वेन केक्सिंग और गु जियांग ने इस दृश्य को मजे से देखा। गु जियांग ने फुसफुसाते हुए कहा, कल रात वह अभी भी एक मूर्ख बच्चा था, वह बहुत जल्दी होशियार हो गया है ना? झो जिशु केवल जवाब दे सका, पहले खड़े हो जाओ। झांग चेंगलिंग ने हठपूर्वक मना कर दिया।
जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे मैं खड़ा नहीं होऊंगा। अगर मैं अपने परिवार का बदला नहीं ले सकता तो क्या मैं अस्तित्व में रहने लायक हूँ? शिफू 7। झो जिशु ने उसकी दलीलों की परवाह नहीं की। उसने छोटे को कंधे से घसीटते हुए ऊपर उठाया। मैं एक अपंग व्यक्ति हूँ जो जल्द ही मरने वाला हूँ। मेरे लिए एक और दिन गुजार पाना ही काफी है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ? मैंने सुना है कि ताइहू के सर झाओ जिंग तुम्हारे पिता के पुराने दोस्त हैं। उनसे मिलो और वहां तुम्हारे प्रतिशोध में तुम्हारी मदद करने के लिए बेहतर लोग होंगे। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को हथेलियों में केंद्रित किया, मूर्ति को उठाया और उसे वापस वेदी पर रख दिया और बुदबुदाया, पापपूर्ण, पापपूर्ण। उसने गंभीरता से सलामी नहीं दी, फिर मुड़कर अभी भी अचंभित झांग चेंगलिंग से बात की। अब हमें चले जाना चाहिए क्योंकि तुम पूरी तरह से जाग चुके हो। अगर तुम अपने परिवार का बदला लेना चाहते हो तो हमें तुम्हें जितनी जल्दी हो सके सर झाओ के पास ले जाना होगा, लेकिन अब हमें पहले कुछ खाना चाहिए। वह बिना किसी परवाह के आगे बढ़ा, बू जियान की ओर मुस्कुराया और वेन केक्सिंग को अनदेखा किया। फिर वो पलक झपकते ही मंदिर से चला गया, ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि झांग चेंगलिंग उसे पकड़ सकता है या नहीं। लड़का उदास होकर खड़ा रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह आदमी पहले ही जा चुका है तो वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। वेन केक्सिंग ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और दोनों छायाओं को स्पष्ट रुचि के साथ देखा। चलो उनका पीछा करते हैं, हम ताइहू जा रहे हैं। वह खड़ा हुआ और बू जियांग से कहा। उसके चेहरे पर शरारती भाव गायब हो गया। कुछ सोचने के बाद उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मास्टर। झांग चेंगलिंग ने कहा कि झांग परिवार का नरसंहार किंगजू के भूतों ने किया था। जूफैंग नामक फांसी वाला भूत वहां था। वेन केक्सिंग ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। हम तो बू शियांग थोड़ा चौंका, पहले से ही जा रहे वेन केक्सिंग का पीछा करते हुए उससे गंभीर आवाज में पूछा, फांसी पर लटका भूत स्पष्ट रूप से नकली था क्योंकि मैंने उन्हें कल हराया था। मास्टर, क्या आप पहले से ही कुछ जानते थे? आह जियांग। वेन केक्सिंग ने उसे फिर से देखा। उसकी आंखें काले छेद जैसी लग रही थी जो लोगों को अंदर खींच सकती थी। बू जियांग तुरंत शांत हो गया और बुदबुदाया, मुझे पता है, मैंने बहुत ज्यादा बात की। उस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो हमेशा निडर रहने वाली ये लड़की किसी बात से डर रही हो। वेन केक्सिंग की स्थिर निगाहें जवाब के बाद ही स्वीकृति में बदल गईं और वह आगे बढ़ता रहा। बू जियांग ने थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा किया। उसने वेन केक्सिंग को सुना, हम उस झोऊ व्यक्ति का पीछा करेंगे। मेरी प्रवृत्ति कभी गलत नहीं रही, वह सुंदर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हम अंततः उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। आह जियांग, चलो एक शर्त लगाते हैं क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। इस वजह से झोऊ जिशु की यात्रा निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं रही। झांग चेंगलिंग को ले जाना सबसे बड़ी बात को ले जाने से अलग नहीं था क्योंकि रास्ते में अनगिनत मक्खियां थीं। उसने आज रात एक और मक्खी को मार गिराया। 2 रजत पदकों को देखते हुए अपने निर्णयों पर पछतावा कर रहा था। उसके पास अभी भी आधी ताकत बची हुई थी और उसके हुनर का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए उन लोगों को उसे छूने से बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। लेकिन नेल्स ने चीजों को अप्रत्याशित बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे दर्द और हर मिनट हमला करने वाले बदमाशों के झुंड से होने वाली अंतहीन यातना से झुंझलाहट हुई। मालिक और नौकरानी की जोड़ी का तो जिक्र ही न करे, जो बिना किसी कारण के उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। अगर उसके साथ कोई छोटा सा बोझ न होता तो वह उन्हें आसानी से ट्रक से बाहर फेंक सकता था। इसके अलावा रहस्यमय वेन केक्सिंग में कुछ प्रतिभा थी। कई बार झोऊ जिशु उसे पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाता था, लेकिन आधे दिन बाद ही उसे उसका भयानक मुख का आमंत्रित चेहरा देखने को मिलता था। झोऊ जिशु ने चुपचाप दूसरे हत्यारे के शव को बाहर खींच लिया और फिर ध्यान करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। झांग चेंगलिंग ने कुछ भी नहीं देखा, वह अभी भी अपने बेतुके सपनों के साथ गहरी नींद में था। पिछले दिनों जब वे साथ साथ यात्रा कर रहे थे तो उसने पाया कि इस लड़के ने कोई रियल व्यवहार नहीं दिखाया। पहले का रोता हुआ बच्चा पूरी तरह से गायब हो गया था, जैसे उसे परिपक्वता में मजबूर किया गया हो। जब वे बहुत धीमी गति से जा रहे थे तब भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। झोऊ जिशु की हर बात का पालन किया, आमतौर पर बहुत ईमानदार और निष्ठावान रहे। उनकी एकमात्र कमी ये थी कि वे बड़े शिफू को पुकारना बंद नहीं कर पाते थे, चाहे उन्हें कितना भी सुधारा गया हो। झोऊ जिशु ने आखिरकार हार मान ली, यह मानते हुए कि लड़के को झाओस के लिए ताइहू में छोड़ने के बाद वह तुरंत ही अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने के लिए निकल जाएगा। उसने पहले से ही सब कुछ योजना बना रखी थी। प्रसिद्ध पहाड़ों और झीलों को देखने के बाद वह उत्तर की बजाय दक्षिण की ओर जाएगा क्योंकि नानजियांग में उसका एक दोस्त था जिससे वह मिलने नहीं गया था।
उसे कम से कम उन्हें देखना था और अंडरवर्ल्ड में उतरने से पहले साथ में कुछ पीना था। अचानक बिस्तर पर पड़ा युवक पसीने से लथपथ होकर जोर जोर से करवटें बदलने लगा। वह लगभग हर रात ऐसा ही करता था। दिन में वह बाहर से शांत रहता था और बदला लेने और मानसिक स्थिरता हासिल करने के बारे में सोचता था, लेकिन उस रात की यादें दुर्स्वप्न बन गई थी, जो उसे जाने नहीं दे रही थी। झो जिशु ने आह भरते हुए उसे जगाया। झांग, चेंगलिंग ने चीखकर कहा और आंखें खाली करके बैठ गया। काफी समय बीत जाने के बाद ही उसने प्रतिक्रिया दी। झो जिशु से बड़बड़ाते हुए कहा, अंकल झो, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। वह इतना युवा और अनुभवहीन था कि उसकी लाल आंखों में भी एक मासूमियत थी जो बहुत जानी पहचानी थी। झो जिशु को तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ गई जिसे वह अतीत में जानता था। वो जो, जिसकी एकमात्र इच्छा उसके साथ जियागू में हर जगह घूमना थी। वह हतप्रभ होकर वहीं बैठा रह गया। झांग चेंगलिंग ने सावधानी से कहा, चाचा झो, मेरा आपको जगाने का कोई इरादा नहीं था, मैंने बस अपने पिता का सपना देखा था। उसके होंठ कांप रहे थे, पीले पड़ गए। क्या मैं, अगर कोई समस्या हो तो मैं सोना बंद कर सकता हूँ। झो जिशु ने उसके कंधे पर थपथपाया, आवाज में अनायास ही कोमलता थी। कोई बात नहीं, जितना सोना है सो जाओ। अगर कोई बुरा सपना आया तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। झांग चेंगलिंग ने जवाब में शोर मचाया, अपने कंबल के नीचे वापस रेंगते हुए। उंगलियां अभी भी अनजाने में झो जिशु की आस्तीन को पकड़े हुए थीं। आदमी ने उसे अर्थपूर्ण ढंग से देखा। जब उसने अपना हाथ पीछे खींचा तो झांग चेंगलिंग की मुस्कान में अजीबपन था। उस समय एक जगह से, जो कि बहुत दूर नहीं थी, किसी ने अपने जीथर की तारों से ट्विंग ध्वनि निकाली। झांग चेंगलिंग को वह ध्वनि ऐसी महसूस हुई मानो उसके कानों के पास बिजली गिरी हो, यहाँ तक कि उसके अंग भी कांपने लगे। उसके बाद दर्द शुरू हुआ और वह जोर से चिल्लाया, अपनी छाती को बुरी तरह से पकड़ते हुए। फुटनोट: एक खराब मिट्टी जो दीवारों पर प्लास्टर करने में असमर्थ है, का प्रयोग बेकार लोगों या व्यर्थ कार्यों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। 2 इसका शाब्दिक अनुवाद है, लाल आस्तीन वाली युवती धूप भर रही है, जिसका तात्पर्य उन विद्वानों से है जो देर रात को अध्ययन करते समय नौकरानियों द्वारा धूप भरने में उनकी सहायता करते हैं। 3 यदि किसी पुरुष के घुटनों के नीचे सोना हो तो इसका मतलब है कि पुरुषों को हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। 4 मूल वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, सौभाग्य व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। 5 एक कन्फ्यूजियनिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक। 6 मूलतः इसका अर्थ टियान जिंग डेई है, जिसका शाब्दिक अनुवाद स्वर्ग का नियम और पृथ्वी का सिद्धांत है। 7 शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं के लिए प्रयुक्त एकादर सूचक शब्द। अध्याय 8 मून शेड: जीथर द्वारा उत्पन्न ध्वनि अविश्वसनीय रूप से पतली थी, जैसे कि एक मकड़ी का जाल हर दिशा से आ रहा हो, जो घातक विश्वासघाती इरादे लेकर आ रहा हो। बूशियान को भी इस आवाज से अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से में हलचल महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत स्थिति का आकलन किया और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। वेन केक्सिंग, जो कुछ देर पहले ही बिस्तर पर सो रहा था, पहले ही जाग चुका था, चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर छाई हुई थी, जिससे उसका चेहरा नर्म हो रहा था। उसकी आंखें झपक नहीं रही थीं, वह अंधेरे में कहीं घूर रहा था। उसकी परछाई उसके पीछे बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह स्थिर रहा, भाव शून्यता और उल्लास के बीच झूलते रहे, जिससे एक अलग लेकिन रहस्यमय पत्थर की मूर्ति की छवि बन गई। रात के अंधेरे में उसकी खतरनाक आभा बिना किसी रोक टोक के मुक्त हो गई। वह मानवीय भावनाओं से खाली एक भूत की तरह लग रहा था। बू जियांग इतनी समझदार थी कि जैसे ही उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ, उसने अपने कान ढक लिए और बाहर से आने वाली आवाज को रोकने की पूरी कोशिश की। वह सीधी होकर बैठ गई और कुछ मिनट ध्यान लगाने के बाद आखिरकार उसे मतली से छुटकारा मिल गया। वेन केक्सिंग की पतली उंगलियां खिड़की की सलाखों पर फिसलीं और हल्की हंसी निकली। उन्होंने एन्चांटेड सॉन्ग, किन सॉन्ग को भी भर्ती किया है। इसमें निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च होगा। इससे ये सवाल उठता है कि वे किसके साथ सौदा करना चाहते हैं। एक पल में उसने हवा में कुछ तेजी से दौड़ता हुआ सुना। आवाज मोटी थी, मुश्किल से पहचानी जा सकने वाली, जैसे कि वह किसी पुराने और अप्रयुक्त वाद्य यंत्र के तारों से आ रही हो। वहां एक और व्यक्ति भी था जो अंतहीन रात के आकाश में छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा था। उड़ती हुई वस्तुओं में लगभग कोई ध्वनि नहीं थी, लेकिन उन मायावी चट्टानों ने कभी न समाप्त होने वाले जीथर के गीत को इतने सूक्ष्म तरीके से रोक दिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई पानी में पत्थर फेंकता है, जिससे तुरंत लहरें पैदा होती हैं, जो उन स्थानों तक फैल जाती हैं जिन्हें कोई देख या पकड़ नहीं सकता। जैसी कि उम्मीद थी, गाना रुक गया। वेन केक्सिंग ध्यान से सुनने के लिए खिड़की पर झुक गया। उसकी आंखें बंद थीं।
उसके होठों के कोने पर मुस्कान उभर आई। अचानक से जीथर फिर से गूंज उठा। गाने में जो ताकत थी वो बाढ़ और विशालकाय जानवरों से भी ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि इसके इस्तेमालकर्ता ने हत्या करने की कोशिश की है। लगभग उसी समय बगल के कमरे से एक कान चीर देने वाली आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज बांसुरी से आ रही है, लेकिन आमतौर पर बांसुरी कभी भी इतनी तीखी आवाज नहीं निकालती, इतनी तीखी कि ऐसा लगे कि वे किसी चीज को चीर सकती हैं। तीव्र बांसुरी और राक्षसी जीथर के बीच दोनों पक्षों की ओर से अविश्वसनीय प्रतिक्रिया के साथ युद्ध छिड़ गया। पलक झपकते ही जीथर के तार टूट गए। इसके बाद दुनिया में सन्नाटा छा गया। वेन केक्सिंग अभी भी वहीं खड़े थे, अपना सिर हिलाते हुए और बुदबुदाते हुए। हमारे पूर्वज कभी गलत नहीं हुए। एक तलवारबाज के लिए तलवार से मरना अपरिहार्य है। सब कुछ बीत जाने के बाद गू शियांग ने सांस छोड़ी और माथे पर ठंडा पसीना पोंछा। कहो मास्टर, क्या वह किन कुछ मरा हुआ है? वेन केक्सिंग की आवाज कोमल थी। भले ही वह अभी भी जीवित हो, लेकिन उसकी सभी मेरिडियन टूट चुकी हैं। वह बेकार है। उसके लिए मृत्यु एक सुखद भाग्य होगी। उसने अचानक खिड़की खोली। गू जियांग से पहले से भी कम आवाज में बोला, जैसे कि वह कुछ परेशान नहीं करना चाहता था। सुनो जियांग, जीवन हमेशा आकर्षक रहेगा। अगर तुम कुछ चाहते हो तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। लोगों को मारने के लिए जिथर का उपयोग करना निश्चित रूप से मजेदार है, लेकिन तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो वापस काट सकते हैं। गू जियांग ने अपना सिर झुकाया। वे कब जवाब देंगे? वेन केक्सिंग धैर्यवान थे। जब वे आपसे ज्यादा शक्तिशाली हों। लड़की ने सिर हिलाया और विचार पर विचार करने के बाद पुनः पूछा, आपको किसी मजबूत व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है, जब आप कमजोर व्यक्ति से मुकाबला कर सकते हैं? उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। चांद की रोशनी में उस आदमी का पूरा शरीर चांदी की रोशनी में नहाया हुआ लग रहा था। उसके हाव भाव पढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। काफी देर बाद उसने जवाब दिया, या फिर तुम किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और मेरी तरह एक अच्छे इंसान बन सकते हो। वेन अच्छे व्यक्ति? केक्सिंग खिड़की से बाहर चले गए और गू जियांग को पीछे छोड़ गए, जो अवाक होकर उन्हें घूर रहा था। झोउ जिशु की स्थिति भी बिल्कुल आदर्श नहीं थी। उसने यात्रा के दौरान बोरियत से बाहर निकलने के लिए बहुत ही घटिया कारीगरी के साथ यह बांसुरी बनाई थी। नोट सही नहीं थे, ट्यूनिंग हर जगह बिखरी हुई थी, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आज रात काम आएगी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही इसमें बड़ी दरार आ गई। उसके लिए ये सौभाग्य की बात थी कि वह प्रतिद्वंद्वी को पूरी ताकत से इसे बजाने के लिए मजबूर कर पाया, क्योंकि तभी वह घातक प्रहार करने में सफल हुआ। अन्यथा परिणाम बहुत अलग होते। झांग चेंगलिंग ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। चूंकि लड़का पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था, भले ही झोउ जिशु ने उसके कानों को ढकने में मदद की थी, फिर भी जीथर की आवाजों ने उसे अंदरूनी चोटें पहुंचाईं। उल्टी करने के बाद उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। झोउ जिशु को चिंता थी कि वह स्वयं ध्यान करने के लिए बहुत छोटा और कमजोर है, इसलिए उसने अपने हाथों को छोटे की पीठ पर रखते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ध्यान लगाओ। फिर उसने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके लड़के की मदद की, लेकिन जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो वह पीछे हट गया। उसका अपना शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ये सौभाग्य की बात है कि वे अब ताइहू के बहुत करीब थे, उसने सोचा, अन्यथा वह उस मिशन को पूरा न कर पाने के कारण अविश्वसनीय रूप से अपमानित महसूस करता, जिसका उसने वादा किया था। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में कभी कोई अच्छा काम न करने के कारण वह पहले ही काम में असफल नहीं हो सकता था। इससे शायद दुर्भाग्य पैदा हो सकता था। जियांगू में टियानचुआंग के भूतपूर्व नेता के पास इतनी जानकारी नहीं थी। वह जानता था कि वह जिस व्यक्ति से लड़ रहा था वह कौन था। जब वे आमने सामने हुए थे, किंवदंतियों के अनुसार एन्चांटेड सॉन्ग किनसॉन्ग एक हिजड़ा था जो औरतों की तरह कपड़े पहनना पसंद करता था। उसके रंगीन कपड़े लोगों को उसके जहरीले स्वभाव के बारे में पहले से ही बता देते थे। इस तथ्य के कारण कि वह बिना किसी निशान के लोगों की हत्या कर सकता था, उसे बहुत महत्व दिया जाता था। उसका सिद्धांत था कि जितना ज्यादा उसे भुगतान किया जाएगा, वह उस व्यक्ति के प्रति उतना ही ज्यादा वफादार होगा। चूंकि सन्नाटा छा चुका था, झोउ जिशु ने अनुमान लगाया कि वह या तो मर चुका है या मरने के बहुत करीब है। अगर वह पहले की तरह शक्तिशाली होता तो वह दूसरे को खत्म कर देता, लेकिन अब उसका आधा जीवन ही बचा था, इसलिए सफलता की कोई निश्चितता नहीं थी। इसके अलावा ये बहुत क्रूर हो सकता था। तभी उसने बाहर से ताली बजने की आवाज सुनी और किसी की प्रशंसा करते हुए कहा, ये रात्रिकालीन राग कितना भावपूर्ण है,
इसे सुनने के बाद कोई भी अपने गृहनगर को कैसे याद नहीं करेगा। भाई झोऊ ने आज रात चांद और तारों के नीचे बांसुरी और सितार की ध्वनि को खूबसूरती से मिश्रित किया है। ये प्रतिभा, ये लालित्य केवल एक सुंदरी का ही होगा। उसने पहले कभी किसी को इतनी बकवास बातें करते नहीं देखा था। झोऊ जिशु ने सोचा कि उसने खिड़की के बाहर खड़े दूसरे व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे अप्रत्याशित व्यक्ति से निपटना तब भी मुश्किल होगा जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ पर हो। वह केवल 3 और आधे लोगों के बारे में सोच सकता था जिनके पास ऐसी शक्ति थी। उनमें से किसी को भी कभी भी नाराज करना मूर्खता होगी। उसने सांस ली, खिड़की खोली, अपने बीमार चेहरे की ओर इशारा किया जिसमें घातक पीली त्वचा और सुस्त आंखें थीं। ये सुंदरता, उसने पूछा। वेन केक्सिंग का गला भर आया। उसने उस चेहरे को देखा जो बहुत अप्रिय नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था जिसे लोग दोबारा देखना चाहें। इसके बाद वह चांद को देखने के लिए मुड़ा। झोऊ जिशु ने दूसरे की निगाहों का अनुसरण करते हुए खिड़की की चौखट पर बैठने के लिए अपने पैर उठाए। आज रात पूर्णिमा विशेष रूप से उज्ज्वल थी। चांदनी पानी की तरह ठंडी थी और जमीन ऐसी लग रही थी जैसे उस पर कोहरा छाया हो। झोऊ जिशु को आश्चर्य हुआ कि उन खतरनाक 3.5 लोगों में वेन केक्सिंग कौन था। दूसरी ओर वह इस बात को लेकर भी अनिश्चित था कि उसका पीछा करने वाले व्यक्ति के इरादे क्या थे। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उलझन उतनी ही बढ़ती जाती। उसने इस आदमी से एक खास आभा महसूस की जो ये सुझाव दे रही थी कि वे दोनों एक ही तरह के पक्षी हो सकते हैं। दूसरा निश्चित रूप से कुछ नहीं करेगा अगर इससे उसे कोई फायदा न हो। वह किसी दूसरे आदमी का पीछा कर रहा था, या वह वास्तव में झांग चेंगलिंग का पीछा करके ताइहू जा रहा था। इसके पीछे कोई योजना होनी चाहिए। बिना किसी ठोस निष्कर्ष के बहुत सारे विचारों के बाद उसने खुद पर उपहास किया। पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं। उसने नीचे वेन केक्सिंग की ओर देखा जो उत्साहपूर्वक उसका अध्ययन कर रहा था, और मुस्कुराया। यदि भाई वेन वास्तव में जिज्ञासु है तो क्या वह मुझे अंदर का मांस देखने के लिए मेरी त्वचा उतारने के लिए कहेगा? वेन केक्सिंग ने अपनी भौहें उठाईं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। शब्द के उच्चारण के बाद ही उसके हाथ झोऊ जिशु के चेहरे पर थे। लेकिन बाद वाला तैयार था, पीछे की ओर झुक गया, एक पैर उठाकर वेन केक्सिंग की कलाई पर लात मारने लगा। कुछ ही सेकंड में इतने सारे कदम आगे पीछे हुए कि देखने वाले किसी भी व्यक्ति को चक्कर आ गया। झोऊ जिशु को लगा कि वह नुकसान में है क्योंकि खिड़की पर उसकी स्थिति ने बहुत सी हरकतों को सीमित कर दिया था। वह एक और चाल से बचने के लिए नीचे झुका, नीचे कूद गया। हालांकि रात उसके लिए अच्छा समय नहीं था, और पिछली पीड़ा के अलावा उस समय एक कील ने तीव्र दर्द पैदा कर दिया जिससे उसकी गति धीमी हो गई। वेन केक्सिंग की हथेली कहीं से भी उसके धड़ के करीब आ गई थी, लेकिन वह आदमी उसकी ताकत से टकराने से पहले ही अचानक रुक गया। झोऊ जिशु ने नीचे देखा और उस हथेली को देखा जो लगभग उसकी छाती को छू रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। वह मुस्कुराया। भाई वेन, मुझ पर दया करने के लिए धन्यवाद। उसे बीच में ही रोक दिया गया जब उसी हथेली ने उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वेन केक्सिंग यही नहीं रुके और उन्होंने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसे सहलाया। ऐसा लग रहा था कि वे ये पता लगाना चाहते थे कि क्या ये वाकई इंसानी त्वचा है। झोऊ जिशु को पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि गु जियांग ने शोर सुनकर खिड़की से नीचे देखा और लगभग तुरंत ही अपना सिर अंदर खींच लिया और कहा, ओह, मैं कितनी असभ्य थी। ठीक है, बिल्कुल वही जो वह भी सोच रहा था। वेन केक्सिंग गंभीर चेहरे के साथ उसके बहुत करीब खड़ा था। चांदनी में गंभीरता स्पष्ट हो गई थी जिससे यह आभास हो रहा था कि वह वास्तव में असभ्य व्यवहार कर रहा था। गु जियांग ने चुप रहने की जहमत नहीं उठाई। ओह यार, मैं अंधा हो रहा हूँ, मैं अंधा हो रहा हूँ। झोऊ जिशु ने जल्दी से खांसते हुए एक लंबा कदम दूर हटकर खुद को शांत किया। उसे यह स्थिति मजेदार और शर्मनाक दोनों लगी। क्या भाई वेन ने अभी तक देखा है कि मेरा चेहरा किस चीज से बना है? मानव त्वचा। वेन केक्सिंग ने कुछ देर सोच विचार के बाद उत्तर दिया। झोऊ जिशु बिना सोचे समझे सहमत हो गया। वेन केक्सिंग ने अपने हाथों को घूरते हुए कहा, अजीब, कितना अजीब है। ऐसा लगता है जैसे यह आपके शरीर के साथ ही खो गया है। झोऊ जिशु ने बेबाकी से जवाब दिया, ये स्वीकार करना शर्म की बात है, लेकिन मैं वास्तव में इसके साथ पैदा हुआ हूँ। यदि कोई अन्य व्यक्ति वहां देख रहा होता, निश्चित रूप से गु शियान को छोड़कर, तो वे निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि इन 2 व्यक्तियों में से एक पागल था। वेन केक्सिंग को अपनी गहराई से थोड़ा बाहर महसूस हुआ। जाने से पहले झोऊ जिशु को आखिरी बार देखा, अपने कमरे में नहीं बल्कि कहीं बाहर। गु जियांग ने फिर से अपना सिर बाहर निकाला, अपनी आंखें घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम मास्टर अभी वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं।
शर्त है कि वह गोलैंड बोडेलो में अपने सुंदर दोस्त से मिलने जा रहे हैं। यह अच्छा है कि वह चले गए, अब सभी लोग सोने की तैयारी कर सकते हैं। उनके और वेन केक्सिंग के बीच काफी दूरी थी, लेकिन बिना पीछे देखे उनकी आवाज अभी भी हवा के माध्यम से सीधे और स्पष्ट रूप से गु जियान तक पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा, तुमने अभी क्या कहा? आह जियान। गु शियांग ने कहा, बस हवा छोड़ रहा हूँ। फिर वह जल्दी से वापस अंदर चली गई, मानो उत्तर अपने पास ही रखना चाहती हो। तभी झोउ जिशु ने सांस छोड़ी, अपने शरीर से तनाव मुक्त किया। अपने दांत पीसते हुए वह बिना कोई आवाज किए दीवार पर झुक गया। ये सौभाग्य की बात थी कि उसे दर्द धीरे धीरे और तीव्रता से हुआ। उसने थोड़ा बेहतर महसूस होने तक इंतजार किया और फिर वापस अंदर जाने से पहले खुद को संभाला। आज की रात सामान्य से अधिक लंबी लग रही थी। 3 दिन बाद झोउ जिशु और झांग चेंगलिंग, जो कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक रूप से पतले हो गए थे, ताइहू के पास पहुंचे। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता, बटलर ने झांग चेंगलिंग को घूरते हुए चिल्लाया, क्या तुम चेंगलिंग हो? क्या तुम सच में चेंगलिंग हो? फिर उसने अपना सिर घुमाकर नौकरों पर चिल्लाया, जाओ और जल्दी से सर को खबर दो, युवा मास्टर चेंगलिंग यहाँ हैं। युवा मास्टर चेंगलिंग अभी भी जीवित हैं। कुछ समय बीतने के बाद ताइहू के सर झाओ जिन खुद उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए। झांग चेंगलिंग अपने घुटनों पर गिर गए, ऐसा लगा जैसे खबर हर जगह फैल गई हो। वे वहां खड़े होकर साथ में रोए और फिर उन्हें अंदर ले जाने के लिए धूमधाम से तैयार हुए। अंततः उसके पूर्वजों को अब प्रेत बाधित नहीं होना पड़ेगा। झोउ जिशु ने सोचा, एक अच्छा इंसान होना सचमुच बहुत थकाऊ काम है। फुटनोट: एक वेन केक्सिंग के शब्द ली बाई की कविता साई सियाकू की फर्स्ट सॉन्ग बाय द बॉर्डर की एक पंक्ति से लिए गए हैं। इस पंक्ति में विलो शाखा को तोड़ने की कल्पना है, जिसका इस्तेमाल अक्सर अलगाव जैसी भावनात्मक घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अध्याय 9: जंगल में। ताइहू के झाओ जिंग, जिन्हें क्यूशान के तलवारबाज के रूप में भी जाना जाता है, एक समय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ताइहू पहुंचने से पहले झोउ जिशु इस मायावी नायक से मिलने के लिए उत्सुक था, जिसका नाम उसके प्रकट होने से पहले ही आ चुका था। जब उसे यह खबर मिली कि यू तियानजी, कुआशान संप्रदाय के कुलपति का इकलौता बेटा, म्यूयुंगी डुआन जियान माउंटेन मैनर का स्वामी और सर वन आइड जियांगचे भी उसी स्थान पर होंगे, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। झोउ जिशु उनकी स्थिति और पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानता था। अपराध से बचने के लिए तियानजुआंग ने पिछले 50 वर्षों में जियांगू में हर एक घटना और व्यक्ति का एक अलग संग्रह बना रखा था। उदाहरण के लिए, झोउ जिशु को पता था कि वीर क्यूशान तलवारबाज झाओ जिंग को एक बार उसके परिवार से निर्वासित कर दिया गया था और उसने अपने दिन कष्टों में बिताए थे। पैसे के लिए उसने जादुई गीत किनसोंग द्वारा किए गए अपराधों से अलग कुछ नहीं किया था। उसने 27 साल की उम्र में ही अपना असली नाम झाओ जिंग फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ताइहू के मालिक फैन परिवार की इकलौती बेटी से शादी कर ली, भाई भतीजावाद का इस्तेमाल करके धन कमाया। उसने अपने अतीत के बारे में जानने वालों को भी गुप्त रूप से मार डाला और शादी के बाद उसे झाओ परिवार में फिर से स्वीकार कर लिया गया। एक अन्य उदाहरण प्रसिद्ध युवा सर यू तियानजी का है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनका इमेई संप्रदाय की एक युवती से प्रेम प्रसंग हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे धोखा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप उस युवती ने अपने 3 महीने के अजन्मे बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। बेशक वह इतनी सम्माननीय थी कि उसने अपने दुष्ट प्रेमी का नाम कभी नहीं बताया। झोउ जिशु उनमें गहरी दिलचस्पी रखता था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि वे किस तरह के लोग हैं। इसके अलावा वह झांग चेंगलिंग की दलीलों के आगे कमजोर था, इसलिए वह एक और रात झाओस के घर पर रुकने के लिए सहमत हो गया। अपने अतीत के बावजूद झाओ जिंग में वीरता की झलक थी। वह फतेहाल झोउ जिशु को नीची नज़र से नहीं देखता था, जो ठीक से चल भी नहीं सकता था, लेकिन वह अनुभवी भी था, और झांग चेंगलिंग की यात्रा में उसे जिन खतरों का सामना करना पड़ा, उसकी कहानियों के माध्यम से उसे इस भिखारी दिखने वाले आदमी की पृष्ठभूमि पर संदेह हो गया। उस दिन दोनों को व्यवस्थित करने, ठीक से स्नान और भोजन कराने के बाद झाओ जिंग ने जियांग चेंगलिंग को अध्ययन कक्ष में बुलाया और उसे बताया कि पिछले दिनों क्या हुआ था। जियांग चेंगलिंग आखिरकार अभी भी एक बच्चा था। उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना काफी मुश्किल था जिसे वह परिवार कह सके, इसलिए उसने बड़े को सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि वे बातें भी जो उसे अभी तक समझ में नहीं आई थीं। झाओ जिंग ने उसे भयभीत होकर सुना, और चिंतन के बाद वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, ये झोउ सज्जन, क्या आप जानते हैं कि वह वास्तव में कौन है? झांग चेंगलिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बताया कि परित्यक्त मंदिर में क्या हुआ था। झाओ जिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी दाढ़ी को सहलाया।
उसने छोटे बेटे को बिस्तर पर भेजने से पहले उसे कुछ देर के लिए दिलासा दिया। 10 दिनों तक साथ साथ यात्रा करने के बाद झोउ जिशु इस झांग चेंगलिंग बच्चे को जान गया था। बचपन से ही लाड़ प्यार में रहने के कारण बहुत कुछ कमी होने के बावजूद वह एक अच्छा बच्चा था, जिसका दिल अच्छा था, मुश्किलों का सामना करने पर कभी शिकायत नहीं करता था, यहाँ तक कि वह थोड़ा सरल स्वभाव का भी था। चूंकि झाओ जिंग उससे बात करना चाहता था, इसलिए झोउ जिशु को यकीन था कि चालाक बूढ़ा लोमड़ी झांग चेंगलिंग को बिना किसी इरादे के उसके बारे में जानकारी देने में सफल हो गया होगा। वह मन ही मन हंसा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह झोउ जू था या झोउ जिशु, क्योंकि दोनों ही नाम रहस्य में लिपटे हुए थे। यहाँ तक कि विशाल ज्ञान और पर्याप्त संसाधनों वाला कोई भी व्यक्ति तियान च्वांग के बारे में, संगठन के बारे में सामान्य जानकारी के अलावा और कुछ नहीं जान सकता, उसके नेता के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई लॉर्ड झोउ के बारे में जांच करता है तो वे केवल एक नामात्र जनरल को ही खोज पाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आंतरिक दरबार के शाही रक्षकों का प्रबंधन करना था, जो कृपा पात्र तो था लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उस पर दोबारा गौर किया जाए। यकीनन अगले दिन सुबह से ही झोउ जिशु ताइहू होल्डिंग्स के निवासियों के बीच चर्चा का नया विषय बन गया। मेहमानों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहने के कारण मेहमानों के कमरे से बाहर निकलना असंभव था। उनके पास उन्हें एक एक करके बधाई देने और विदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आह सर झाओ, आखिरकार आपसे मिलना वाकई सम्मान की बात है, देखना वाकई विश्वास करने जैसा है। आपकी उपस्थिति ने इतनी समृद्ध आभा बिखेरी। आप पूछ रहे हैं कि इस तुच्छ व्यक्ति को किसने सिखाया? ओह, हम तो बस नाम मात्र के लोग हैं, उल्लेख के लायक भी नहीं। आह सर कियान, आखिरकार आपसे मिलना वाकई सम्मान की बात है, देखना वाकई विश्वास करने जैसा है। आपकी उपस्थिति ने इतनी समृद्ध आभा लाई। मैं कहाँ से हूँ? ये तो बस एक तुच्छ भिखारी है, इसका जिक्र करने लायक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं भिखारी संप्रदाय एक से नहीं हूँ, मैं उनके साथ जुड़ने का हकदार कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बस एक मामूली व्यक्ति हूँ। सच में? आह सर सन, अंततः आपसे मिलना सचमुच सम्मान की बात है, देखना सचमुच विश्वास करने जैसा है। आपका आगमन एक समृद्ध आभा लेकर आया। मैं तो कोई मामूली व्यक्ति हूँ, ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं होगा कि आपने मेरे बारे में कभी नहीं सुना। आह सर ली, आपसे मिलना वाकई सम्मान की बात है, देखना वाकई यकीन करने जैसा है। आपकी उपस्थिति ने इतनी समृद्ध आभा बिखेरी। नहीं नहीं, मैंने कभी किसी दूसरे सर ली को नहीं जाना। खैर, हमारे पास जो कुछ था वह मुश्किल समय में बस एक सुविधाजनक सहायता थी। कौन सा संप्रदाय? मैं किसी से नहीं हूँ, बस एक नाम मात्र, उल्लेख करने लायक नहीं, बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, झोउ जिशु इतना मुस्कुरा रहा था कि उसका पूरा चेहरा सख्त हो गया था। उसे प्राकृतिक अवस्था में वापस लाने के लिए बहुत मालिश करनी पड़ी। वह अपनी आत्मा में गहराई से जानता था कि अगर उसे एक और दिन ये सब सहना पड़ा तो वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएगा, इसलिए उसने तुरंत वहां से जाने की योजना बनाई। अन्य लोगों के व्यवसाय के बारे में पूछताछ करने के आग्रह को देखते हुए ये जियागू नायक बाजारों में गपशप करने वालों से बेहतर नहीं थे। ऐसा लगता था मानो वे चाहते थे कि वे दूसरों के घर में अपना सिर घुसाएं और अपनी बात जैसी आंखों से हर चीज को स्कैन करें, त्वचा के नीचे देखकर यह निर्धारित करें कि यह कोई मानव है या भूत। यदि कोई कहता है कि वह 8 बड़े संप्रदायों में से एक से है और इस ब्ला 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 व्यक्ति का शिष्य है, तो दूसरा जवाब दे सकता है कि ओह, वास्तव में आपसे मिलना सम्मान की बात है। मेरे शिशु 2 और आपके गुरु एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, अन्यथा उन्हें बाहरी माना जाएगा और उनके चरित्र को परखने में अधिक समय लगेगा। रात का समय था। ढलते चांद के नीचे झोउ जिशु ने अपनी आंखें खोली। वह जल्दी सो गया था क्योंकि अब कीलों के परेशान करने का समय था, लेकिन दर्द बहुत गंभीर नहीं था, उसे बस आराम की जरूरत थी। वह थोड़ा झिझकते हुए खड़ा हुआ। बिना अलविदा कहे चले जाना वाकई अशिष्टता थी। उसने 2 पत्र छोड़े, एक झांग चेंगलिंग के लिए जिसमें लिखा था, पहाड़ अभी भी हरे हैं, पानी अभी भी लंबे और दूर तक बहेगा। 3 नोट लिखने के बाद उसे अविश्वसनीय संतुष्टि महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि अब वह आखिरकार एक जियागू घुमक्कड़ बन गया है। दूसरा पत्र झाओ जिंग के लिए था, जिसमें केवल एक वाक्य था, स्वागतपूर्ण प्रवास के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। उसने उन्हें चाय के बर्तन के नीचे रख दिया और फिर शान से छत पर कूद गया। छत पर एक छोटी सी ड्रैगन ली बिल्ली टहल रही थी। उसे एक क्षणभंगुर छाया महसूस हुई और वह चौकन्नी होकर रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया। उलझन में अपना सिर झुकाते हुए बिल्ली रसोई की ओर भाग गई। झोउ जिशु बिना आवाज किए झाओ से चला गया। उसे यकीन था कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था,
इसलिए उसने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी हरकतों का अनुमान लगा रहा था और होल्डिंग से सिर्फ 1 मील दूर एक छोटे से जंगल में उसका इंतजार कर रहा था। झो जिशु ने उस व्यक्ति की ओर देखते ही झुंझलाहट महसूस की। उसने देखा कि वेन केक्सिंग उसे मुस्कुराते हुए सलाम कर रहा था। आह, कितना संयोग है भाई झो। लगता है कि आखिरकार हम किस्मत वाले हैं, केवल आत्मीय साथी ही चांदनी में इस तरह से मिलते रहते हैं। झो जिशु ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच ये संयोग है न भाई वेन। संयोगवश मेरा गधा, तुम महामारी, उसने सोचा। गु जियान को न देखकर उसने अपना सिर झुकाकर पूछा, युवा मिस गु यहाँ नहीं है। वेन केक्सिंग ने सीधा जवाब दिया, वह छोटी लड़की एक असुविधा है, वह बहुत धीमी गति से चलती है, वह केवल उस समय मेरे रास्ते में आएगी जब मैं इस महत्वपूर्ण मायावी व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो कि आप हैं। झो जिशु के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसने वेन केक्सिंग को घूरा, फिर काफी देर बाद बोला, अगर यह बेकार व्यक्ति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था तो माउंट चांगमिंग के भिक्षु गु, दक्षिणी सागर के गुवानेन महल के जहर राजा या किंगसू रिज के भूत राजा का क्या होगा। वेन केक्सिंग ने अर्थपूर्ण ढंग से देखा। भिक्षु गु को नश्वरों की कोई परवाह नहीं है, वह केवल साधना के मार्ग की तलाश में है। कहा जाता है कि विश्व राजा जियांगू की विशाल दुनिया में घुल मिल गया है, उसे ढूंढना एक कठिन काम होगा और भूत भगवान भी कम स्पष्ट नहीं है। मुझे कभी भी उससे मिलने का मौका नहीं मिला। वह मानव है या नहीं, यह एक और दिन की कहानी है। इसके बाद वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरे पर दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। झो जिशु ने सबसे पहले अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। झो मो 5 तो बस एक राहगीर है, ऐसा क्यों है कि सबकी नजरें मुझ पर हैं। वेन केक्सिंग ने उसी तरह से उत्तर दिया जैसे वसंत ऋतु में लंबी पैदल यात्रा के दौरान किसी पुराने दोस्त से मिलने पर होता है। तो भाई झो कुछ समय के लिए झाउस के साथ क्यों नहीं रहते। ताइहू अपने सुंदर दृश्यों के लिए लोकप्रिय है, आप बिना इधर उधर देखे इतनी जल्दी क्यों चले गए। इस बेकार आदमी ने पहले ही ताइहू के अविश्वसनीय दृश्य का अनुभव कर लिया है, यहाँ रहने से सर झाओ के लिए केवल अनावश्यक असुविधाएं ही पैदा होंगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। मैंने 2 रजत पदकों के लिए यह उपकार किया है, उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। झो जिशु ने कुछ देर रुककर कहा, युवा गुरु झांग की सुरक्षा करना केवल पुण्य कमाने के लिए है, ताकि मृत्यु के बाद मुझे पाताल लोक में कोई यातना न सहनी पड़े। बस इतना ही, पुण्य एकत्रित करना। वेन केक्सिंग ने कुछ हद तक सहमति में सिर हिलाते हुए दोहराया, सही है, भाई झो वास्तव में मेरे साथ एक ही सोच रखता है, और चूंकि केवल सुंदर लोग ही ऐसा कर सकते हैं, ये स्पष्ट है। झो जिशु की कनपटी धड़क उठी, ये स्पष्ट है। वह बीच में बोलने ही वाला था कि अचानक वेन केक्सिंग के पीछे जंगल के अंदर एक तीखी चीख सुनाई दी। वे दोनों अस्थायी रूप से रुक गए। वेन केक्सिंग ने चीख की दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो मेरे प्रिय आत्मीयजन, पुण्य कमाने का एक और मौका सामने आया है। झो जिशु ने हिचकिचाहट दिखाए, लेकिन अंततः ध्वनि की दिशा में जाने का फैसला किया। उसी समय दूसरे को अनिच्छा से जवाब दिया, आंखों की समस्या बहुत गंभीर है भाई वेन, आपको जल्द ही एक चिकित्सक की तलाश करनी चाहिए। वेन केक्सिंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। झो जिशु का किंगडोम 6 उस अवस्था में पहुंच गया था जहां वह बिना कोई निशान छोड़े यात्रा कर सकता था, लेकिन दूसरा व्यक्ति बिना चूके उसके साथ चलने में सक्षम था, हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखता था। आमतौर पर यात्रा के दौरान कोई चुप रहता है ताकि अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को न खो दे, लेकिन वेन केक्सिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भाई झो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे जब भी उचित उपचार पाने का मौका मिलता है तो मुझे कुछ प्रसिद्ध चिकित्सकों से मिलना पड़ता है। अब तक मैं भाई झो के भेष में कोई गलती नहीं ढूंढ पाया हूँ। मेरी नज़र कितनी खराब है और मैं अभी इतना बुरा भी नहीं हुआ हूँ, कितना शर्मनाक शर्मनाक। झो जिशु वास्तव में उन आंखों से छुटकारा पाना चाहता था जो कथित तौर पर हर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन दोबारा सोचने पर उसे लगा कि वह इस आदमी के बारे में पर्याप्त नहीं जानता था, और एक पूर्व तियानजुआंग के नेता की बुद्धि और आत्मसंयम के साथ वह ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। अविश्वसनीय गति से वे जल्दी ही जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्हें एक लाश दिखाई दी। उस व्यक्ति की मौत भयानक तरीके से हुई। उसने काले कपड़े पहने हुए थे, उसका मुखौटा दोनों तरफ से गिरा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थीं। झो जिशु को शरीर को स्पष्ट रूप से देखने से पहले ही परिचित होने का एहसास हुआ, इसलिए वह आगे की जांच करने के लिए नीचे झुका। वह बाद में भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका, क्या ये सर म्यू डुआनजियान माउंटेन मैनर का स्वामी नहीं है? आज सुबह ही वह 1 घंटे तक लगातार बकबक करता रहा,
किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह भी झोल जिशु की तरह रात का उल्लू बन गया और दुर्भाग्यवश एक मृत उल्लू बन गया। वेन केक्सिंग भी पास आया, अपनी ठुड्डी को दिलचस्पी से रगड़ते हुए। चांदनी रात, काले कपड़े, ये संभव है कि झोल जिशु दूसरे की ओर मुड़ा, उसकी राय सुनने के लिए तैयार। केवल वेन केक्सिंग ने अपने शानदार विचार को जारी रखा कि भगवान म्यू यहाँ फूल चुनने आए हैं। झोल जिशु ने मुंह फेर लिया, उसका चेहरा भावहीन था। वह मन ही मन अपने आप को अपना धैर्य बनाए रखने के लिए सराहना कर रहा था। म्यू युंगे के शरीर पर या उसके बगल में खून का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ गए थे। झोल जिशु ने कुछ सोचने के बाद अपनी शर्ट का सामने का हिस्सा खोला। उसकी छाती पर सिर्फ हाथ के आकार का एक काला निशान था। फुटनोट: एक इसे भिखारी कबीला भी कहा जाता है। ये वुजिया सेटिंग में दिखने वाला सबसे आम संप्रदाय है। ये भिखारियों से बना है और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए प्रसिद्ध है। टू शिशु शिशु चाचा गुरु: किसी संप्रदाय में अपने गुरु का प्रशिक्षु भाई, वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों होता है। 3 इसका मतलब है कि झोल जिशु और झांग चेंगलिंग के दोबारा मिलने के लिए अभी भी बहुत समय है। 4 घरेलू बिल्ली की एक चीनी नस्ल। 5 मौ माओ एक पुराना सम्मानसूचक शब्द है जिसका प्रयोग औपचारिक रूप से स्वयं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। 6 किंगबोंग एक चीनी मार्शल आर्ट तकनीक है जिसे अक्सर वुक्सिया कथाओं में हल्के और अमानवीय रूप से तेज गति से चलने की क्षमता के रूप में चित्रित किया जाता है, जैसे कि पानी की सतह पर ग्लाइड करना या बिना किसी बाहरी मदद के हवा में यात्रा करना। 7 यौन उत्पीड़न के लिए प्रयुक्त अपशब्द। अध्याय 10 पाताल लोक। झोल जिशु ने कुछ देर तक हाथ के निशान को देखा, फिर लाश को सामने की ओर कर दिया, शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को उतार दिया। उसी स्थिति में उसकी पीठ पर एक और हाथ का निशान था। वेन केक्सिंग ने आह भरते हुए कहा, क्या उस पर दाग लगाया गया था? यह हमला उसके शरीर के आर पार हुआ था। झोल जिशु ने बेपरवाही से जवाब दिया, कोई भी व्यक्ति मृतकों के साथ खेलने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। हमला उसके शरीर के एक तरफ से दूसरी तरफ हुआ था। मैं पिछले 50 सालों में सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकता हूं जो ऐसा करने में सक्षम है। वेन केक्सिंग ने आगे कहा, यह प्रसंचित शोकग्रस्त भूत संदिग्ध का रक्षा एक पाम है। झोल जिशु ने बिना जवाब दिए उसकी तरफ देखा, घुटनों के बल बैठकर म्यू युंगे के शरीर की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। उसे कुछ बैंकनोट और चांदी के सिक्के मिले। ओह, देर रात झाओ होल्डिंग्स से चुपके से निकल गया था, यात्रा व्यय लेकर। झोल जिशु ने अपनी छाती को छुआ, उसने भी ऐसा ही किया। भाई वेन, ये रात का उल्लू यहाँ फूल चुनने नहीं आया है। एक यौन अपराधी को अपने साथ इतनी नकदी की आवश्यकता नहीं है। शायद नहाने के लिए भी अतिरिक्त कपड़ों की जरूरत नहीं है। वेन केक्सिंग ने एक झाड़ी में छिपा हुआ एक छोटा सा बैग बाहर निकाला। बैग भी काले कपड़े से बना था और अंदर घर से बाहर जाने पर बदलने के लिए कुछ कपड़े थे। जंगल की धरती नम और मुलायम थी और उस पर पैरों के निशानों का एक अस्त व्यस्त नक्शा था, लेकिन किसी लड़ाई का कोई सबूत नहीं था। हाथ के निशान के अलावा जिसने तुरंत मौत का कारण बना, म्यू युंगे के शरीर पर कोई और घाव या निशान नहीं था। उसकी प्रसिद्ध तलवार उसके कूल्हे के पास थी, अभी भी म्यान में थी। म्यू युंगे का कुंफू निश्चित रूप से औसत से ऊपर था। कम से कम वह एक दूध पीते बच्चे की तरह वापस नहीं लड़ेगा। झोल जिशु चुप हो गया, ये सोचकर कि शायद डुआन जियान मनो के प्रतिष्ठित और धर्मी तलवारबाज और घाटी के प्रसंचित शोकग्रस्त भूत ने एक तारीख तय की थी। वह एक खूनी झगड़ा था जो संभवतः एक भावुकतापूर्ण घटना के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वह जुनून गुस्से में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उनके आने से पहले 3 लोग मौजूद थे, और जबकि म्यू युंगे के पैरों के निशान यहीं रुक गए, बाकी 2 के निशान अलग अलग दिशाओं में चले गए, जिससे पता चलता है कि वे शायद एक ही तरफ नहीं थे। एक व्यक्ति निस्संदेह म्यू युंगे का पीछा करते हुए इस जगह पर आया था, फिर वह शरीर की जांच करने के लिए बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे झोल जिशु अभी कर रहा था। झोल जिशु जमीन पर बैठ गया। हर चीज पर सवाल उठाने की उसकी पुरानी आदत फिर से उभर आई, जिससे उसके अंदर खुजली होने लगी। उसे पदचिह्नों का अनुसरण करने की इच्छा हुई, लेकिन तर्क ने उसे चेतावनी दी कि इससे केवल मुसीबतें ही आएंगी। वह अब तियान च्वांग का सर्वज्ञ शक्तिशाली नेता नहीं था। असुविधाओं का बोझ खुद पर डालने का कोई मतलब नहीं था। वेन केक्सिंग ने अपने साथी को बहुत ही अभद्र तरीके से बैठे देखा और ऐसा लग रहा था कि उसे खड़े होने में बहुत समय लगेगा। काफी देर बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम उनका पीछा नहीं करोगे? झोल जिशु उसे घूरता रहा, अभी भी आंतरिक युद्ध चल रहा था। वेन केक्सिंग ने कुछ सोचने के बाद दूसरे व्यक्ति के पदचिह्नों के पीछे चलते हुए कहा, तो मैं ऐसा करूंगा। झोल जिशु अनजाने में उसके पीछे चला गया, आश्चर्य से बोला,
क्या आप वास्तव में किसी ऐसी चीज में शामिल होना चाहते हैं जो आपका काम नहीं है? वेन केक्सिंग का चेहरा गंभीर था। किसी ने डुआन जियान मनो के स्वामी को मार डाला, और मैं एक दानशील व्यक्ति हूँ जो पुण्य इकट्ठा करना चाहता है, तो क्यों नहीं? और मैं वैसे भी उब गया हूँ। झो जिशु को लगा कि अंतिम वाक्य अविश्वसनीय रूप से उचित था, इसलिए उसने सिर हिलाया, फिर से पूछताछ करते हुए, तो आप पहले व्यक्ति का अनुसरण क्यों नहीं करते? उनके पैरों के निशान बहुत हल्के हैं, इसलिए वे तीनों में सबसे मजबूत प्रतीत होते हैं। काल्पनिक रूप से कहें तो अगर तीसरा व्यक्ति यहाँ आने वाला आखिरी व्यक्ति था और झाओ के होल्डिंग से था, तो पहला व्यक्ति निश्चित रूप से प्रसन्नचित शोकग्रस्त भूत संडिंग है। वेन केक्सिंग ने पूरी तरह से शांत स्वर में कहा, आप चाहे तो उसका पीछा कर सकते हैं। मैं एक जिज्ञासु दानशील व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को भी महत्व देता हूँ। झो जिशु दूसरे की ईमानदारी से अवाक रह गया। उसने वेन केक्सिंग का बारीकी से पीछा किया, एक यादृच्छिक बिंदु पर उनके नीचे की जमीन को देखा और पाया कि वेन केक्सिंग ने कोई पैरों के निशान भी नहीं छोड़े थे। जो व्यक्ति बिना कोई निशान छोड़े यात्रा कर सकता था, उसने वास्तव में कहा कि उसे भूत से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है। झो जिशु, जो महल में सभी प्रकार के मामलों का प्रबंधन और जांच करता था, ने इस मामले को पूरा करने की अपनी इच्छा का पालन करने का फैसला किया, चूंकि वह पहले से ही मृत्यु के करीब था। वह जो चाहे करेगा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे अब डरना चाहिए। दोनों कुशल और निडर व्यक्ति जंगल में शटल की तरह दौड़े। उन्हें नदी के किनारे वह मिल गया जिसे वे खोज रहे थे, कुआशान का यूतियानजी। उसे चांदी के धागों से एक पेड़ पर लटका दिया गया था, जो मकड़ी के जाले जैसा लग रहा था। उसका सिर लगभग कंधे से गिर गया था, हल्की बहती हवा में भी वह मुश्किल से ही सुरक्षित था। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिससे वेन केक्सिंग को दाग लगने से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। फिर उसने यूतियानजी के सिर को धक्का दिया, उसे पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया। पहला हिस्सा अभी भी धागों से लटका हुआ था, दूसरा हिस्सा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वेन केक्सिंग ने शरीर को चारों ओर से छुआ, मुंह सिकोड़ते हुए कहा, अभी भी गर्म है, वह बहुत पहले ही मर गया था। मकड़ी का रेशम। झो जिशु ने यूतियानजी के सिर की ओर देखा, थोड़ी देर रुककर कहा, ये फांसी वाले भूत का मकड़ी का रेशम है। ताइहू के लिए सचमुच एक रोमांचक समय आने वाला था। अचानक झो जिशु के कानों में कुछ पड़ा। वह चिल्लाया, वहाँ कौन है? पेड़ के पीछे एक छाया दिखाई दी और उड़ गई, जो एक विशालकाय चमगादड़ की तरह दिख रही थी और लगभग तुरंत ही गायब हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के झो जिशु उसके पीछे चला गया। वेन केक्सिंग अभी भी वही खड़ा था, बड़बड़ाते हुए, मुझे मरने से डर लगता है, मरने से डर लगता है। इसलिए मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। फिर उसने भी ऐसा ही किया। झो जिशु ने एक पाइन कोन लिया, उंगलियां टेढ़ी करके काले रंग के व्यक्ति की पीठ के बीच में निशाना साधा, लेकिन चूंकि आधी रात के बाद उसमें हमेशा ताकत की कमी हो जाती थी, और साथ ही इस तथ्य के साथ कि वह लंबे समय से दौड़ रहा था, भले ही उसने लक्ष्य मारा, लेकिन इससे वे केवल थोड़ा आगे की ओर लड़खड़ाए और उम्मीद के मुताबिक गिरे नहीं। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस तेजी से भागते रहे। झो जिशु को इस बात पर संदेह था कि क्या यह असली ज़ूफेक द हैंड घोस्ट था। जाहिर है कि वह इस आदमी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वह वास्तव में किंगजू रिज के 10 महान भूतों में से एक था, तो क्या वह उसके जैसे किसी को देखकर भाग जाएगा? झो जिशु ने आश्चर्य से सोचा, मैं भी कोई जादुई दर्पण नहीं हूँ। वे अपेक्षाकृत कम समय में जंगल से बाहर निकल गए। जंगल के पीछे एक कब्रिस्तान था जो दूर दूर तक फैला हुआ था, जहाँ हर जगह विलो विस्प टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फांसी वाला भूत अपने क्षेत्र में पहुंच गया था, क्योंकि उसका सिलहूट और भी रहस्यमय हो गया था। झो जिशु को यकीन नहीं था कि उसका दिमाग उसके साथ चाल चल रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे उसने किसी की हंसी सुनी हो। एक सेकंड के लिए हंसी उसके कानों के ठीक बगल में थी, फिर दूसरे सेकंड में दूर, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर फांसी पर लटका हुआ भूत विलो विस्प्स के बीच पतली हवा में गायब हो गया। झो जिशु ने अचानक चलना बंद कर दिया। वेन केक्सिंग उसके बगल में खड़ा था, उसके सुंदर चेहरे पर हरे रंग की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वह थोड़ा और शैतानी लग रहा था। दूर से किसी जानवर ने चीख मारी और एक चूहा भूमिगत से रेंगता हुआ बाहर आया, बिना किसी डर के उन दोनों को घूर रहा था। उसने शायद मृतकों का मांस खाया होगा, क्योंकि उसकी छोटी छोटी आंखें बिल्कुल लाल थीं। फांसी वाला भूत एक पुराने टिड्डे के पेड़ के नीचे गायब हो गया, जिसकी शाखा पर एक उल्लू बैठा था। जानवर ने दो बिन बुलाए मेहमानों की ओर अपना सिर झुकाया। झो जिशु और वेन केक्सिंग ने पेड़ के आसपास जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। झो जिशु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम वाकई एक भूत से मिले हैं।
उसने एक डरावनी हंसी सुनी जो वेन केक्सिंग की ओर मुड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके साथी ने उल्लू की ओर इशारा किया। पता चला कि यह आवाज़ इस भूत या जानवर की थी। उल्लू और झोल जिशु के बीच काफी देर तक एक दूसरे को देखने की होड़ लगी रही। उसके बाद उल्लू ने अपने पंख फैलाए और बिना किसी चेतावनी के उड़ गया। वेन केक्सिंग ने कहा, जब मैं छोटा था तब मैंने एक बात सुनी थी कि उल्लू तभी डरावने लगते हैं जब वे हंसते हैं, क्योंकि जब भी वे हंसेंगे मौत होगी। क्या आपको डर लगता है? झो जिशु पेड़ के नीचे कब्र के पत्थर की जांच कर रहा था जिस पर कोई लिखावट नहीं थी। उसने उदासीनता से उत्तर दिया, वहां पहले से ही 2 शव हैं। ऐसा लगता है कि वेन केक्सिंग को विशेष रूप से मूड में महसूस हुआ था, इसलिए उन्होंने जवाब को अनदेखा कर दिया और उत्साह से बोलते रहे। मैंने ये भी सुना है कि एक दिन इस छोटे से गांव में एक व्यक्ति लाल पानी से भरा एक कटोरा लेकर आया था। एक उल्लू ने उस कटोरे को गिरा दिया और उस साल 20 लोगों की जान चली गई। झो जिशु ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। वेन केक्सिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज कम कर दी, ये सच है। वह ग्रामीण लाल पानी से भरा कटोरा क्यों लेकर आया था? झो जिशु ने असमंजस में पूछा। वेन केक्सिंग की बात गले में अटक गई और वह खांसने के लिए मुंह मोड़ने लगा। झो जिशु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। अचानक उसने अपने हाथ कब्र के पत्थर पर रखे और थोड़ी सी ताकत लगाने पर वह हिल गया। उसने उसे एक तरफ धकेलने की ओर जोर लगाया और एक कुचलने वाली आवाज के साथ एक प्रवेश द्वार प्रकट हुआ जो अज्ञात गहराई वाले एक अंधेरे स्थान की ओर ले जाता था। वेन केक्सिंग ने जल्दी से गुफा के प्रवेश द्वार के सामने चक्कर लगाते हुए, जीभ चटकाते हुए करीब से देखने की कोशिश की। यह अफवाह है कि यिन और यांग के बीच संबंध बिंदु में बहुत अधिक यिन ऊर्जा होती है, इसलिए इसके बगल में एक मृत्युटी का पेड़ होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इसे यिन पेड़ या भूत पेड़ कहा जाता है? झो जिशु ने अपनी बाहें पार कर रखी थी। दूसरे की भूत की कहानियों पर उसका चेहरा भावहीन था। वेन केक्सिंग के विवरण जीवंत थे। पुराने टिड्डे के नीचे एक अज्ञात कब्र होगी और उनके नीचे किंवदंतियों में अंडरवर्ल्ड का रास्ता है। 7वें महीने की पूर्णिमा के दौरान भटकती आत्माएं नश्वर क्षेत्र में लौटने के लिए पाताल से बाहर रेंगेंगी। पीले झरने का रास्ता अविश्वसनीय रूप से ठंडा है और अंत में आपको नरक के द्वार दिखाई देंगे। एक बार उससे आगे जाने के बाद आप जीवित लोगों को नहीं देख पाएंगे। रास्ते में विषुव फूल 5 उग रहे हैं और फिर आप असहायता के पुल 6 पर पहुंचेंगे। अरे! झो जिशु पहले ही नीचे कूद गया। वेन केक्सिंग ने प्रवेश द्वार के पीछे दूसरे की छवि को गायब होते देखकर अचंभित होकर देखा और फिर खुद कूद पड़ा। वह स्थिर रूप से उतरा। उसने पाया कि धरती बहुत ठोस थी। उसने झो जिशु की क्षणभंगुर मुस्कान और दूसरे को पूछते हुए देखा, क्या भाई बहन भी अंडरवर्ल्ड का रास्ता देखने में रुचि रखते हैं? वेन केक्सिंग ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया, ताकि अगली बार जब मैं अपनी कहानियां बताऊं तो मैं आधिकारिक तौर पर यह जोड़ सकूं कि वे सच्ची कहानियां हैं। झो जिशु ने अपना सिर हिलाया, फिर भी मुस्कुराता रहा। अचानक वेन केक्सिंग ने उन्हें एक इशारे से चुप करा दिया। ध्यान से भौहें सिकोड़ते हुए सुन रहा था। क्या आप सुन सकते हैं? वह आवाज क्या है? उसकी आवाज धीमी हो गई। झो जिशु ने ध्यान से इसे पहचानने की कोशिश की। उसका जवाब अनिश्चित था। क्या ये पानी है? कुछ ही सेकंड में वेन केक्सिंग का चेहरा चमक उठा और उन्होंने अपनी आवाज को धीमा रखना नहीं भूला। तो किंवदंतियां वास्तव में सच हैं। उनके सामने एक लंबा संकरा रास्ता था, इतना तंग कि 2 आदमी साथ साथ नहीं चल सकते थे, सिर्फ तभी जब उन्हें अपने कंधे सिकोड़कर नीचे झुकना पड़ता था। झो जिशु को यह मुद्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगा कि शायद ये रास्ता आधिकारिक नहीं है, बल्कि सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए आरक्षित है। ये स्पष्ट नहीं था कि वे कितनी दूर तक गए थे। उन दोनों पर गंदगी गिरी थी, लेकिन अंत उज्ज्वल और विशाल था। यह एक बड़ी गुफा की ओर जाता था, जिसके पार एक छोटी नदी बहती थी जिसका उद्गम और गंतव्य अज्ञात था। ऐसा लग रहा था कि गुफा के अंदर हवा चल रही है, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं था कि यह कहाँ से आ रही है। हर दिशा से ठंडी हवा आ रही थी। यहाँ तक कि वेन केक्सिंग ने भी उस क्षण अपना मुंह बंद कर लिया और अब वे यह नहीं बोल रहे थे कि पीले झरने का रास्ता अविश्वसनीय रूप से ठंडा है। फुटनोट: एक राक्षस हिंदू पौराणिक कथाओं और बौद्ध धर्म में मौजूद एक राक्षस है। टू जाओ याओ जिंग चाओ जिंग का प्रयोग लाक्षणिक रूप से उन चीजों लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो चीजों की वास्तविक प्रकृति को देख सकते हैं और अच्छे और बुरे में अंतर कर सकते हैं। 3 चीनी कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन को भूत दिवस भी कहा जाता है। 7वें महीने को ऐसा माना जाता है जब आत्माएं और भूत पाताल से बाहर आते हैं। 4 अंडरवर्ल्ड के लिए चीनी शब्द। 5 ये फूल मृत्यु से जुड़े हैं।
ऐसा माना जाता है कि ये नर्क में उगते हैं और आत्माओं को उनके अगले पुनर्जन्म में मार्गदर्शन करते हैं। 6 वह पुल जिसे हर आत्मा को पुनर्जन्म से पहले पार करना होता है।